आप देख रहे हैं लाख टकी की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आइए अब आपको दिखाते हैं खतरनाक हो चुके एक पुल के तोड़ने की ये तस्वीर, कैसे आधुनिकता का सहारा लेकर इस पुल को तोड़ा जा रहा है। जिनेवा की ये तस्वीरें हैं जहां सीरीज डायनामाइट लगाकर इस पुल को तोड़ा गया है। इस पुल के तोड़े जाने की इस तस्वीर को देखिए। ये विस्फोट जिस तरीके से किए गए हैं किसी कलाकृति से कम नहीं है, किसी पेंटिंग से कम नहीं है, लेकिन इसे अंजाम दिया गया है सीरीज डायनामाइट एक्सप्लोजन के जरिए। ये पुल जो कि तोड़ा गया है, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 200 मीटर लंबा ये पुल सिर्फ 6 सेकंड में ढह गया और धूल में मिल गया। इससे पहले 3500 से ज्यादा लोगों को इस पुल के और इस आसपास के इलाके से हटाया गया था। हालांकि जब पुल ध्वस्त हुआ तो वो तस्वीर भी बड़ी गजब थी, देखने लायक थी। और आइए देश की सबसे बड़ी खबर आज आपके सामने प्रस्तुत करें। मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, जो कि जम्मू कश्मीर की यात्रा के बाद वापस आए हैं, उन्होंने लोकसभा में आज अपना पहला भाषण दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भाषण में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि नेहरू की वजह से ही और उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में हालात इतने खराब बन गए कि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, चुनाव फर्जी हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप पर हुए अत्याचार को एक अलग तरीके से विरोध के स्वर में सामने रखा। यानी कि आज भारत सरकार खुद अपनी ही नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है, और यह कोई और नहीं बल्कि देश का गृह मंत्री कह रहा है। ऐसा प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुआ था, भी मजलिस में किया था। ऐसा प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुआ था, मगर ये दोनों प्रॉब्लम सरदार पटेल टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर कौन देख रहा था? नहीं, मैं भी ये नहीं कहता। क्यों न दे, क्यों न दे? वो भूल के कारण आज देश को सजा भुगतनी पड़ रही है। वो भूल के कारण आज हजारों लोग मारे गए। वो भूल के कारण आज देश टेररिज्म का भोग बना है। क्यों न दे जवाब? क्यों न दे नाम? जरूर देंगे, ये इतिहास का हिस्सा है। गलती हमने नहीं की है, गलती आपने करी है, आपकी पार्टी ने करी, और ये इतिहास से आप भाग नहीं सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी हमें इतिहास की दुहाई दे रहे। 1/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान है। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। पंडित नेहरू पर जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल खड़े किए, उनकी नीति, उनकी सोच, सरकार की पूरी कार्यप्रणाली, और उसके बाद चुनाव को लेकर अमित शाह ने जो सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़े किए कि कैसे फर्जी चुनाव कराए जाते रहे 2002 के पहले तक, जब तक कि वाजपेयी सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक विस्तृत लोकतांत्रिक परिपाटी से चुनाव नहीं कराए। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी निकल कर आती है। इसके साथ साथ अमित शाह ने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया और साथ ही साथ आह्वान किया कि कैसे जम्मू कश्मीर में आरक्षण आवश्यक है, खास करके उन लोगों के लिए जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा तब तक जम्मू कश्मीर के नागरिक हिंदुस्तान की मुख्य धारा को ना अपना मानेंगे और ना ही हिंदुस्तान से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे।
हिंदुस्तान की सरहद पर पाकिस्तान के पाप झेलने वालों की मुश्किलें अब कम होंगी। पाकिस्तान के हमले की वजह से कभी भी घर बार छोड़कर पलायन करने वालों की सरकार ने सुध ली है। आए दिन पाकिस्तान के ग्रेनेड हमलों के बीच शरणार्थी बनने वाले सरहद के भारतीयों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 के तहत 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है। ये भारत के हित में नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार ना हो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 पेश किया, जिसके मुताबिक सरहद पर रहने वालों को अब आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। पेश किए गए बिल में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को सीधी भर्ती, प्रमोशन और प्रोफेशन कोर्सेज में दाखिले में आरक्षण मिलेगा। इसके दायरे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव शामिल होंगे। सरहद पार के 350 गांवों में करीब 3 लाख से ज्यादा की आबादी है, जिसको इस संशोधन का फायदा मिलेगा। इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों को 3% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अब एएलसी के नागरिकों को इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वालों के साथ आरक्षण मिलेगा। जम्मू कश्मीर के दौरे से लौटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन 3 जुलाई 2019 से 6 महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया। शाह ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में आतंक खत्म करने में बड़ी कामयाबी मिली है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो चलिए, अब महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो गई और खास करके मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश ने पूरे मुंबईकर को इस बात का एहसास दिला दिया कि सरकार चाहे किसी की भी हो, बारिश आने के साथ ही जल भराव एक बड़ी समस्या होती है। गाड़ियां समुद्र में तैरने लगती हैं, सड़कें नाले बन जाते हैं और उसके बाद पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चारों तरफ पानी ही पानी और पानी से पार पाने की कोशिश करते लोग। ये तस्वीरें किसी नदी या नहर की नहीं, बल्कि माया नगरी मुंबई की, जहां लगातार हो रही बारिश से यहां के कई इलाके पानी में डूब गए। यहां की सड़कें तालाब बन गई, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी और पानी ही नजर आता है। सड़क पर भरे पानी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि इससे गुजरने वाली गाड़ियां इसमें आधी डूबी नजर आई, तो कार में बैठे लोग गाड़ी बंद होने की आशंका से सहमे रहे। सड़कें तालाब बनी तो इसके बीचों बीच से होकर गुजरने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आई। जल भराव से टैक्सी चालक भी बेहाल नजर आए। धारावी में कार ही नहीं, जल भराव से बाइक और स्कूटी सवार भी बेहाल नजर आए। कई जगह पानी के बीचों बीच दुपहिया वाहन पर सवार लोग फंसे नजर आए। सड़क पर भरे पानी से सबसे ज्यादा परेशानी दुपहिया वाहन चलाने वालों को थी। सड़कों पर इतना पानी भरा था कि स्कूटी और बाइक्स के साइलेंसर उसमें डूब गए, जिसकी वजह से स्कूटी बंद हो गई और लोग उसे बारिश और जलभराव में जूझते नजर आए। आफत की बारिश ने लोगों का बाहर निकलना दूभर कर दिया। मजबूरी में घर से निकले लोगों को कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ी। पैदल आने जाने वालों की भी मुश्किलें कम नहीं रही। उनका सामना सड़क पर घुटनों तक भरे पानी से हुआ। लगातार हो रही बारिश ने स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बहुत परेशान किया। पेरेंट्स उन्हें स्कूल पहुंचाने की जद्दोजहद करते दिखे। चारों तरफ भरे पानी के बीच मेन हॉल में गिरने की आशंका से भी लोग सहमे रहे, क्योंकि मुंबई की बारिश में ऐसी घटनाएं आम हैं। मुंबई के चकाला में बारिश और जलभराव के बाद सड़क पर दरिया बहने लगा, जिसके बीचों बीच कई लोग फंस गए। किसी की बाइक बंद हो गई तो कोई उससे पार पाने के लिए जद्दोजहद करता दिखा। सिर्फ कार और बाइक सवार ही नहीं, जलभराव में बस और ट्रक चालकों की भी मुसीबतें बढ़ी नजर आईं। जलभराव का ज्यादा असर अंडरपास पर दिखा, जहां ज्यादा पानी भरे होने की वजह से गाड़ियां रेंगने को मजबूर दिखी। जलभराव की वजह से मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम नजर आया, जिसकी वजह से छोटी दूरी के सफर के लिए काफी वक्त लगा।
सफर पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र और खास करके मुंबई के इस इलाके में रह रहे हैं तो बस आप चेत जाइए, क्योंकि अगले 2.5 दिन आपके लिए बस ऐसे ही मुश्किल भरे होंगे। यानी कि इस पूरे वीकेंड में जबरदस्त बारिश होती रहेगी मुंबई में। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुंबई में हर साल जब भी बारिश आती है तो ऐसा ही होता है। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रख दें जहां साल जहां पर पानी भराव सबसे ज्यादा होता है, सड़कों पर जल भराव, वो आपके सामने दिखा दें और आप भी समझ जाइए। जनाब सरकार किसी की भी हो, बीएमसी जब तक मुंबई में है पानी जमता रहेगा सड़कों पर। नॉनस्टॉप बारिश से मायानगरी मुंबई बेहाल है। कई इलाकों में पानी भर गया है। आफत की बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तो सड़कों पर भरे पानी ने लोगों को बेदम कर दिया है। मॉनसून की जोरदार दस्तक का असर मुंबई पर देखा जा रहा है। यहाँ पिछले कई घंटों से तेज बारिश हो रही है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। कभी फुहारे तो कभी अचानक तेज बारिश। कई घंटों से कुदरत ऐसे ही लोगों को छका रही है। जोरदार बारिश ने मेट्रो सिटी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोकल ट्रेन और उड़ानों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। जोरदार बारिश की वजह से किंग्स सर्कल, माटुंगा, सायन, हिंद माता, धारावी और चकाला में जलभराव हो गया है। ये सभी इलाके पानी पानी नजर आए। मौसम के मिजाज से बदले हालात ने मुंबई को बेदम कर दिया है, तो साथ ही इसने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल दी। बीएमसी की मुस्तैदी के दावे और उसके तमाम उपाय नाकाफी साबित हुए, जिसका खामियाजा मुंबई वालों को उठाना पड़ा। बारिश से निपटने के दावे तो बीएमसी ने बार बार किए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। हालात सुधरने के बजाय बस से बदतर होते चले गए। धारावी में 2018 की ही तरह इस बार भी चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहा। सड़कें तालाब बन गईं, जिससे पार पाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। अंधेरी में भी हालात बस से बदतर हो गए। यहाँ सड़कों पर भरे पानी में निकलना मुश्किल हो गया। अंधेरी में भी 2018 में कमोबेश यही हालात थे। अब आपको चकाला की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि उससे कार और बाइक्स तो दूर, बसों का भी निकलना मुश्किल हो रहा था। 2018 में भी यहाँ ऐसी ही तस्वीर नजर आई थी। सायन इलाके में भी 2018 की तरह ही पानी नजर आया। कमोबेश यही हाल मुंबई के तमाम इलाकों का भी रहा। ठाणे से लेकर पालघर तक बारिश से बेहाल रहे। यहाँ भी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आई। लोग जलभराव और जाम से जूझते रहे। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई पानी पानी हो रही है। आइए आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाते हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं और अन्य राज्यों की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां कम से कम इस बहुत ही गंदी और भयावह गर्मी से राहत मिल रही है। बारिश आ गई है। उफनती नदी दहशत पैदा करता सैलाब और डराती हुई लहरों की आवाज। तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर की हैं। यहाँ देर रात से हो रही जोरदार बारिश के बाद ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं। बारिश की वजह से पावी जैतपुर तहसील से होकर गुजरने वाली नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी का पानी स्टॉप डैम के ऊपर बह रहा है, जो बढ़ते खतरे का इशारा कर रही है। लेकिन जरूरी काम की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर स्टॉप डैम पार कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन ने यहाँ खतरे का साइन बोर्ड तक नहीं लगाया है। स्थानीय लोग किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। गुजरात ही नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी जोरदार बारिश के बाद हालात डराने वाले दिखे। यहाँ तेज बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा सड़क पर आने लगा, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। जब हालात बिगड़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 घंटे की बारिश ने लोगों को बेदम कर दिया। गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश ने राहत तो दी, लेकिन निचले इलाके में पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों को मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। टीम न्यूज़ नेशन।
और आइए आपको दिखाते हैं फरीदाबाद में गुरुवार को कांग्रेस के एक नेता विकास चौधरी की जब सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो उसके विरोध में आज कांग्रेस के नेताओं ने क्या जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में काले झंडे, तख्तियां और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस दल को भी तैनात किया गया था ताकि कोई अनहोनी या अप्रिय घटना यहां न हो जाए। और अब जरा दिल्ली की बात करते हैं। जनाब, ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली की पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। दिल्ली में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि दिल्ली के लोग अब सिहर रहे हैं इस नाम से कि पता नहीं कहां और क्या हो जाए। एक बार फिर दक्षिण पूर्व दिल्ली के इलाके में एक ही कमरे में 2 महिलाओं का शव मिला है और ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या अब दिल्ली में हत्या, अपराध, बलात्कार, तमाम तरह की चीजें खुलेआम होती रहेंगी? और अगर ऐसा है तो दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद। 15 जून तक दिल्ली में 233 मर्डर। अब डबल मर्डर से सनसनी। बंद कमरे में मिले 2 महिलाओं के शव। राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। यहां एक बंद कमरे में 2 महिलाओं के शव मिले। वारदात के बाद इन महिलाओं के साथ रह रहा शख्स अपने 10 साल के बेटे के साथ लापता है। पुलिस के मुताबिक 42 साल का जमशेद करीब 1 महीना पहले अपनी 2 पत्नियों के साथ वहां रहने आया था, जिनमें अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। आशंका जताई जा रही है कि कत्ल करने के बाद जमशेद फरार हो गया। लूट, झपटमारी, रेप, गैंगवार और कत्ल दिल्ली में अपराध आम हो गए हैं, जिसे लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मच चुका है। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि 2018 के मुकाबले इस साल जघन्य अपराधों में 10% कमी आई है। जघन्य अपराध इस साल 10% कम हुआ है। सिमिलरली सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 22.5% कम हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, जो कि एक हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, वो भी 16% कम हुए हैं। तो ओवरऑल क्राइम सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। लेकिन हाल ही में हुए दिल्ली में क्राइम पुलिस के दावों की पोल खोल रहे हैं। कंझावाला में माँ बेटे को गोली मारी गई। महरौली में एक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की। द्वारका में ब्लाइंड म्यूजिक टीचर और उनकी पत्नी की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। वसंत विहार में बुजुर्ग दंपत्ति और नर्स का मर्डर कर दिया गया। मयूर विहार इलाके में महिला पत्रकार पर फायरिंग कर हमलावर फरार हो गए। भलसवा डेयरी में गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि ज्यादातर मर्डर के मामले में करीबी शामिल रहे हैं। दिल्ली में होने वाली हत्या की वारदातों को दिल्ली पुलिस आपसी रंजिश या फिर अचानक आए गुस्से का नतीजा बताकर अपना पल्ला झाड़ तो रही है, लेकिन इन वारदातों से साफ है कि अपराधियों के दिलों में दिल्ली पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं है और बेखौफ बदमाश बिना डरे बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में अपराध किस कदर पैर पसार चुका है, इसको समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2018 में दिल्ली में कत्ल की 223 वारदातें हुई थी। वहीं इस साल इतने ही समय में यह आंकड़ा 233 को छू गया। 2018 में झपटमारी की 2983 वारदातें हुई थी, तो वहीं इस साल यह आंकड़ा 3077 पहुंच चुका है। जाहिर है सुरक्षित दिल्ली के लिए दिल्ली पुलिस को इन चुनौतियों से निपटना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश में आकाश विजयवर्गीय की बैटमैन की तस्वीर तो आपके जहन में ताजा होगी ही। आइए अब आपको बीजेपी के एक और नेता की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर दिखाते हैं। सतना में सरकारी अधिकारी को निशाना कैसे बनाया गया, पंचायत सीएमओ के साथ मारपीट की गई और ये तस्वीरें अभी आपके सामने स्पष्ट हैं। सीएमओ को लट्ठी, डंडे और न जाने किन किन चीजों से पीटा गया है। तस्वीर में आप देखिए सीएमओ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और ये पिटाई का काम कर कौन रहा है? ये है भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत के अध्यक्ष राम सुरेश पटेल, जिन पर हमले का आरोप है और सीएमओ को गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन सीएमओ की जो पिटाई हो रही है वो तस्वीरों में देखिए। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से आपको ट्रोल कर आपका जीवन मुश्किल कर सकता है और इस बात को सबसे ज्यादा महसूस किया अभी तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां ने। नुसरत जहां ने हाथ में ही शादी की है, लेकिन शादी करने के साथ ही उन्होंने पारंपरिक तरीके से चूड़ियां पहनी हैं। पूरे हाथ भर में चूड़ियां हैं, माथे में सिंदूर है और इसे देखते हुए
अल्पसंख्यक समुदाय के बहुतायत लोगों ने उन्हें उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया, इतने बुरे तरीके से कि शायद नुसरत जहां भी परेशान हो गई होंगी। लेकिन उनके बचाव के लिए जब दारुल उलूम देवबंद सामने आया तो लगा कि हां, अभी भी अल्पसंख्यक समाज में कुछ समझदार लोग जरूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आमी नुसरत জাহান রুহি जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित হইয়া मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मेहंदी, बदन पर सफेद और बैगनी रंग की साड़ी और संसद में पहला कदम। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की युवा सांसद नुसरत जहां की हैं, जो पहली बार संसद पहुंची तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक श्रृंगार में नजर आईं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की युवा सांसद का यही रूप अब सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है। नुसरत के सिंदूर को गैर इस्लामिक बताया गया, नुसरत के इस्लामिक होने पर टिप्पणी की गई, नुसरत को मजहब विरोधी कहा गया, नुसरत को धर्म बदलने वाली कहा गया। दरअसल धर्म के कथित ठेकेदारों को नुसरत का हिंदू रीति रिवाज में श्रृंगार करना पच नहीं रहा है। लेकिन नुसरत के बचाव में देवबंद के मौलाना कारी इसहाक गोरा का ये बयान काफी अहम है, क्योंकि उलेमा का कहना है कि शरीयत किसी की जाती जिंदगी में दखलंदाजी देने की इजाजत नहीं देता। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मजहब इस्लाम में यह कतअन इजाजत नहीं है कि हम किसी की जिंदगी में इंटरफेयर करें, दखल अंदाजी दें। वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि ये पूरी तरह से एक महिला का निजी मामला है, लिहाजा नुसरत जहां की आलोचना करने वालों की निंदा की जानी चाहिए। और क्या किसी महिला ने एक हिंदू से शादी करके इस प्रकार मंगलसूत्र पहना है तो वो उनका अपना अधिकार है, निजी विषय है। इसको लेकर पूरे धर्म को पालन करने वाले लोग और कुछ कट्टरपंथी इस प्रकार के बयान दे तो मैं मानता हूं इसकी निंदा होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई हिंदू को शादी करें, उसके बाद वो सिंदूर लगाने चाहें तो लगाएं, कोई ना लगाएं तो भी ना लगाएं। ये तो आजकल की औरतों को बिल्कुल छूट दी रखी है समाज तो इसका विषय में बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करता। नुसरत जहां पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद हैं। अपनी शादी के दिन नुसरत जहां लाल रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि नुसरत जहां ने मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने के बाद भी अपने कारोबारी दोस्त निखिल जैन से जैन रीति रिवाज से शादी रचाई। शादी के बाद वो संसद पहुंची थी। शपथ लेने के बाद नुसरत जहां ने वंदे मातरम, जय हिंद और जय बांग्ला का नारा लगाया था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। थैंक यू। जाहिर है नुसरत किस रीति रिवाज से श्रृंगार करती हैं, इसे लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। टीम न्यूज नेशन। और आइए, जब हम टीएमसी की बात कर रहे हैं तो जरा पश्चिम बंगाल की बात कर लें। ऐसा एक आदेश आया है ममता बनर्जी के सरकार के द्वारा जो बताता है कि सरकार तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति को लेकर कहां तक जा सकती है। मिड डे मील स्कीम में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अलग से खाना दिया जाएगा। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूछना शुरू कर दिया, भाई बच्चों में धर्म के आधारित राजनीति क्यों की जा रही है? तो फिर उसके बाद स्पष्टीकरण आया कि दरअसल अल्पसंख्यक बच्चों की गणना करनी है। जनाब, गणना करनी है तो स्कूल का रजिस्टर देख लीजिए ना। मिड डे मील स्कीम में उन्हें अलग खाना देने का मतलब क्या है? क्या बच्चों के टिफिन में होगा हिंदू मुसलमान? क्या स्कूल के चूल्हे में होगा हिंदू मुसलमान? क्या मिड डे मील में मुसलमानों का अलग खाना बनेगा? ममता बनर्जी के बंगाल में क्या हो रहा है? इन सारे सवालों की जड़ है ये चिट्ठी। ये वही चिट्ठी है जो बंगाल में सियासी बवाल की नई वजह बनी है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला मजिस्ट्रेट ने इसे जारी किया है और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का नाम मांगा है, जहां पर 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार इन सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए अलग से मिड डे मील डाइनिंग हॉल बनाने पर विचार कर रही है और इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से मिड डे मील हॉल रिजर्व करें। ये आदेश राज्य के उन सरकारी स्कूलों पर लागू होगा जहां पर 70% या उससे ज्यादा मुस्लिम छात्र हैं। ममता सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि धर्म के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये लोग स्टेप ले रहे हैं, बच्चों के मन में धर्म का और बारे में भेद
विभाजन का भावना भरा जा रहा है, ये हमारे शिक्षा के लिए और देश के लिए ठीक नहीं। डाइनिंग अगर स्पेस चाहिए तो हर बच्चों के लिए चाहिए, मिड डे मील खिलाना है तो सबके लिए चाहिए, उसमें धर्म का भेद क्यों है। इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि ये निर्देश राज्य अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। ये विभाग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी के मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने सफाई दी है, हमारा विभाग अल्पसंख्यक बहुल संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल से सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी बच्चों को फायदा होगा। वैसे सरकार के इस आदेश की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये आदेश ऐसे समय पर जारी किया है जब टीएमसी और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है और बंगाल में साल 2021 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। न्यूज़ नेशन। ये खबर हर किसी के कान खड़े करने के लिए काफी है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि शामली के बाद अब मेरठ से भी हिंदुओं के बड़े पैमाने पर पलायन की बात आ रही है। 150 परिवारों के अपने घरों को छोड़कर ताला लगाकर वहां से भागने की बात आ रही है। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने यह बड़ा कदम उठाया है। कैराना, शामली और अब उसके बाद मेरठ, क्या यह वास्तविकता है? उत्तर प्रदेश की सरकार अभी स्पष्टता से कुछ नहीं कह रही, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या होगा हिंदुओं का हिंदुस्तान में ही? घर के गेट पर लटकता ताला, घर का सामान खाली कर इलाके छोड़कर जाने को तैयार लोग, प्लॉट बिकाऊ होने की जानकारी देती गेट पर लगी तख्ती, इलाके में लोगों से बातचीत करते प्रशासन के आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते इलाके के लोग। तस्वीरें मेरठ के प्रहलाद नगर कॉलोनी की है, जहां इन दिनों एक खास समुदाय के लोगों के पलायन की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल यहां से पलायन की खबरों को लेकर प्रशासनिक अमला तब जागा जब बीजेपी के एक पार्षद ने नमो ऐप पर इसकी शिकायत की। पार्षद के मुताबिक लोग एक खास समुदाय से डरकर अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हमारे प्रहलाद नगर का माहौल जो है वो बिगाड़ रहे हैं और उससे हमारे थोड़े प्रहलाद नगर वासी दहशत में हैं, जिस कारण कुछ प्रहलाद नगर वासी घर छोड़ने को तैयार हैं। नमो ऐप पर शिकायत करते ही शासन प्रशासन हरकत में आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी कैसे लोगों के बीच पहुंचे हैं। मेरठ के आईजी, डीएम, एसएसपी समेत बड़े आला अफसर प्रहलाद नगर में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि शुरुआती जांच में पलायन जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, बल्कि ये मामला ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा है। इसके साथ ही इलाके के लोग सुरक्षा के लिहाज से गेट लगाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने इलाके में सीसीटीवी और बैरिकेडिंग के इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। पलायन जैसे भय से पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है, सभी पक्षों ने इसको एक्सेप्ट किया। कुछ यहाँ के स्थानीय समस्याएं हैं, उनका तात्कालिक समाधान भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि नमो ऐप पर की गई शिकायत की जांच होगी और उसमें पलायन जैसा कोई मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं जापान के ओसाका की G20 की वो तस्वीरें, जहां हम सब इस बात को लेकर गर्व कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता किस तरह से मिलते हैं। देखिए ये तस्वीरें, क्योंकि हम सबों को गर्व करने का एक और मौका देती हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता की ये वो तस्वीरें हैं जो भविष्य के नए हिंदुस्तान की तरफ इशारा करती हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मंच से ये पीएम मोदी की हुंकार है। जापान के ओसाका शहर में G20 शिखर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं और वहां से ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि आखिर क्यों महाशक्तियों के बीच हिंदुस्तान की अहमियत बढ़ रही है। जापान के पीएम शिंजो आबे जब पीएम मोदी से मिले तो दो राष्ट्राध्यक्षों की गर्मजोशी देखते ही बनी। आबे ने पीएम को बधाई दी और भारत आने की भी चाहत जताई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से भी पीएम मोदी ने गर्मजोशी से मुलाकात की। मार्केल ने खुद हाथ बढ़ाकर मोदी का स्वागत किया और दोनों नेताओं ने आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की।
ओसाका में ही पीएम मोदी ने रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक मुलाकात की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात से पहले कड़वे ट्वीट के बावजूद दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने लायक थी। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पीएम मोदी से मिले, जिनसे व्यापार, निवेश और आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो जापान के कोबे में भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे तो पूरा हॉल मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे से गूंजने लगा। ऐसा ही कुछ नजारा तब भी देखने को मिला जब पीएम मोदी जापान के ओसाका एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया और पूरा माहौल मोदीमय हो गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे उत्साह से जापान में बसे भारतीयों से मिले और जोरदार स्वागत के लिए सबका धन्यवाद किया। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से हिंदुस्तान ने अमेरिका के दबाव को न सिर्फ झेला बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के फायदे भी बताए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की और इन तीनों देशों के बीच समन्वय और तालमेल बिठाया, जो अपने आप में जबरदस्त है। दुनिया के मंच पर भारत के शक्ति संतुलन को समझने के लिए इससे बेहतर तस्वीर नहीं मिल सकती। G20 की बैठक में ये दो तस्वीरें आई जिसे देखकर भारत की अहमियत का अंदाजा होता है। एक साथ पीएम मोदी ने जय ग्रुप के भारत, अमेरिका, जापान की तिकड़ी को साधा तो दूसरी तरफ पुतिन और जिनपिंग के साथ RIC का दम दिखाया। जापान, अमेरिका, इंडिया, जय। जय का हमारा सीधा सीधा मतलब होता है विक्ट्री। हम तीनों लोकतंत्र से समर्पित देश पिछली बार हम अर्जेंटीना में मिले थे और उसके बाद आज फिर से हमें मिलने का अवसर मिला है। हमारे इस फोरम को एक नई गति मिली है और इस रीजन को भी उसके कारण एक नया विश्वास पैदा हुआ है। मुझे विश्वास है कि हमारी इस मीटिंग में सार्थक चर्चाएं होगी। भारत के इर्द गिर्द घूमती दुनिया की ताकतों की वजह साफ है, क्योंकि अब ना तो भारत को इग्नोर करना मुमकिन है और ना ही भारत की चिंता को। और इसलिए अगर भारत आतंकवाद की बात करता है तो सुपर पावर्स को भी सुनना पड़ता है। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। G20 के मुद्दों के अलावा पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात में साफ कर दिया कि कारोबार में अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं। दोनों के बीच करीब 40 मिनट की मुलाकात के पहले ही ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते दिखे। Well, thank you very much, Mr. Prime Minister. And we've become great friends, and our countries have never been closer. I can say that with surety. And we work together in many ways, including military. But we certainly work together on trade, and we'll be discussing trade today. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात से पहले ही भारत को टैरिफ बढ़ाने को लेकर धमकी दी थी। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप अमेरिकी उत्पादों पर भारत की अधिक ड्यूटी को लेकर विरोध जताते रहे हैं, लेकिन मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप खुश नजर आए। टीम न्यूज़ नेशन। कभी कभी सुनहरे पहले पर जब हम अपनी सामाजिक सच्चाइयों को देखते हैं तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आर्टिकल 15 ये फिल्म रिलीज हुई है और उसके साथ ही जातीयता पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। आधुनिक हिंदुस्तान में, नए हिंदुस्तान में जाति की जगह क्या वाकई में है? इस फिल्म को देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाथों में लाल झंडा, बैनर, पोस्टर, जुबान पर विरोध के बोल और सड़क पर
पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी करते प्रदर्शनकारी। कोई बाइक पर खड़े होकर पुलिस घेरे को तोड़ने की कोशिश में है, तो कोई झंडा लेकर नारे बुलंद कर रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता बॉलीवुड की नई फिल्म आर्टिकल 15 के विरोध में सड़कों पर उतरे। ऐसी तस्वीरें सिर्फ भोपाल की नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें नागपुर की हैं। नागपुर में ये प्रदर्शनकारी फिल्म हॉल में हंगामा कर रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी फिल्म आर्टिकल 15 का विरोध कर रहे हैं। अब यूपी में हाथरस की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण समाज फिल्म आर्टिकल 15 के रिलीज को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारी परशुराम भगवान की जयकार लगा रहे हैं, तो जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब आपको फिल्म आर्टिकल 15 के विरोध का असल कारण बताते हैं। ये फिल्म का ट्रेलर है कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए। इंसाफ की भीख मत मांगो, बहुत मांग चुके। फिल्म के ट्रेलर में एक गांव की 2 युवा लड़कियों का बेरहमी से दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या करते हुए दिखाया गया है। दोनों में संबंध। और आइए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीटर। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की दबंग 3 का एक सीक्रेट आज सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। दबंग खान में चुलबुल पांडे के पिताजी की भूमिका विनोद खन्ना के भाई प्रमोद खन्ना निभाएंगे। सलमान खान ने प्रमोद खन्ना को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रज्जो यानी सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आ रही हैं। टाइगर श्रॉफ की दोस्त रह चुकी दिशा पटानी के कार्टव्हील मूव्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में दिशा पटानी अपने ट्रेनर के साथ नजर आ रही हैं, जो दिशा को कार्टव्हील मूव्स करने में मदद करता दिखाई दे रहा है। लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।